हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आईफा में। आज हम लोग एनर्जी कन्वर्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन देखेंगे वो एकदम बेसिक से देखेंगे। ठीक है, तो आपको एक एक चीज यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप रीड कीजिए। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑल द decreasing order of the value of characteristic gas constant of the given gases। आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि यहां पर कुछ आपको गैसेस दे रखे हैं, उस गैसेस को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट में इसको लिखना है। ठीक है, मतलब इन सभी गैसेस का जो आर का वैल्यू होगा, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू होगा, उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए चार गैस दिया हुआ है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इन सभी गैसेस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं और ये देखते हैं कि सभी के लिए किस तरह कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट वेरी करेगा। ठीक है, आइए हम लोग इसको थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट जो होगा, ठीक है, वो आपका किसके साथ वेरी करता है। तो हम लोग सब कुछ को अच्छे तरीके से देखेंगे। आइए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, आइए यहाँ पे आइए। सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता क्या है। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, थर्मोडायनामिक्स में आप दो तरीके के गैस कांस्टेंट को आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के गैस कांस्टेंट को आपने पढ़ा होगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट को हम आर से डिनोट करते हैं एंड एक और गैस कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा जिसे हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं और उसे हम आर बार से डिनोट करते हैं। तो फिर दोनों में रिलेशन क्या होता है, आइए देखिए। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इक्वल टू, ये होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। यही रिलेशन होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बीच में, यही आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो आपका आर बार है, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इस ये कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का क्या मतलब होता है कि इसका वैल्यू सभी गैस के लिए कांस्टेंट होगा, सेम होगा। और इसका वैल्यू होता कितना है, तो ये भी मैं आपको लिख देता हूं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका वैल्यू होता है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये इसका वैल्यू होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का। अब आप सोचिए, ये आर बार तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट ही है, ये वैल्यू तो कभी चेंज हो नहीं सकता है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होगा, ये हर एक गैस का अलग अलग होता है, इसका वैल्यू सभी गैस के लिए सेम नहीं होगा। ठीक है, इसका वैल्यू किसी भी गैस के मोलर मास पे डिपेंड करता है। कैसे, आखिर इसका वैल्यू मोलर मास पे कैसे डिपेंड करता है, तो आप खुद देखिए। आर इज इक्वल टू क्या है, आर बार डिवाइडेड बाय एम। आर बार तो कांस्टेंट है, इसका मतलब आर किस पे डिपेंड कर रहा है, तो मोलर मास पे डिपेंड कर रहा है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, सो आर प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, 1/m।
यानी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ द गैस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि यदि किसी गैस का मोलर मास ज्यादा है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होगा? कम होगा। और यदि किसी गैस का मोलर मास कम है तो उस गैस का कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और अब आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। आइए, अब आपके क्वेश्चन में 4 गैस दिया हुआ है। हाइड्रोजन, दूसरा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, तीसरा है आपका एयर एंड फोर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। आइए, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा? 2 होगा। नाइट्रोजन का कितना होगा जी? 28। एयर का कितना होगा? 29 होता है मोलर मास एयर का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 44 होता है। तो चारों गैस का मोलर मास हमें मालूम है। अब आप इसको सीक्वेंस में लिखिए। ठीक है, तो देखिए, हमें वहां डिक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है ना। क्वेश्चन में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो मतलब आर का वैल्यू घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, यहां पर हाइड्रोजन का मोलर मास सबसे कम है। इसके बाद किसका है? नाइट्रोजन का। इसके बाद किसका है मोलर मास? एयर का। और सबसे ज्यादा मोलर मास किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, सबसे कम होगा, उसका आर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे कम मोलर मास किसका है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का आर का वैल्यू क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। उसी तरह आप यहाँ पे सीक्वेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, आर ऑफ एयर एंड सबसे ज्यादा, सॉरी, सबसे कम जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होगा वो किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि उसका मोलर मास सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो जब मोलर मास सबसे ज्यादा होगा तो आर का वैल्यू क्या होगा? सबसे कम होगा। तो देख लीजिए, यही आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट का। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा? आर, हाइड्रोजन का, क्योंकि उसका मोलर मास सबसे कम है। उसके बाद नाइट्रोजन का होगा, उसके बाद एयर का होगा, फिर सबसे लास्ट में सबसे कम आर का वैल्यू CO2 का होगा। बात समझ में आ रहा? आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा था। डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आपने देखा था सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का आर होगा, फिर नाइट्रोजन, फिर एयर और सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड का। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आपको बस ध्यान रखना है। चलिए, अब इस सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। काफी ध्यान से बस क्वेश्चन को पढ़ना है और आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। आइए देखिए, ए क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम मैनिफेस्ट्स व्हेन। कह रहा है कि एक क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम है, उसमें क्या होता है। ठीक है, मतलब सिंपली आपको ये पूछा जा रहा है कि क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम से आप क्या समझते हैं। आइए, मैं आपको इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिखाता हूं, देखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम, आप सिंपली उसको क्लोज्ड सिस्टम भी लिख सकते हैं। ओके, आइए ध्यान दीजिए, थर्मोडायनामिक्स में जब आप सिस्टम को स्टडी कर रहे होंगे तो सिस्टम 3 तरह का होगा। सिस्टम का जो टाइप होगा वो 3 तरह का होगा। पहला क्लोज्ड सिस्टम, दूसरा क्या होगा? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम, एंड तीसरा क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। तो 3 तरह का सिस्टम आप स्टडी करते हैं, बट यहां पर आपसे क्लोज्ड सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है। ओके,
आइए, तो क्लोज सिस्टम के बारे में आपको बस यहाँ पे पहले तो आपको इसके नाम से जाना है। क्लोज्ड, क्लोज्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं वो पूरी तरह से पैक्ड है, पूरी तरह से क्लोज्ड है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के यूज से ही आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। सपोज ये रिजिड कंटेनर है, ये क्या है आपका रिजिड कंटेनर। ठीक है, ये हमारा रिजिड कंटेनर है। इसके अंदर सपोज कोई लिक्विड है, कोई भी लिक्विड है मान लीजिए। अब आप बताइए यहाँ पे, क्या यहाँ पर इस ये पूरी तरह से पैक्ड है, क्लोज्ड है, तो देखिए क्या यहाँ से मास बाहर निकल सकता है? क्या यहाँ से मास ट्रांसफर एमटी क्या बाहर हो सकता है? आप बोलेंगे सर नहीं हो सकता है, क्योंकि पूरी तरह से पैक है। क्या बाहर से अंदर मास जा सकता है? आप बोलेंगे सर वो भी नहीं हो पाएगा। ओके, यानी मास ट्रांसफर तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके, ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट, क्या यहां से एनर्जी बाहर जा सकता है? क्या यहां से एनर्जी ट्रांसफर बाहर हो सकता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, एनर्जी ट्रांसफर तो हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि अंदर का लिक्विड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो ठंडा होने लगता है। तो सोचने की बात है कि धीरे धीरे ठंडा क्यों हो रहा है? पूरे चारों तरफ से तो वो पैक है, तो फिर ठंडा क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि वहां से हीट बाहर निकल रहा है। तो हीट बाहर कैसे निकलेगा? वाल के थ्रू निकलेगा। मतलब एनर्जी ट्रांसफर यहाँ पे जीरो नहीं हो सकता। या तो एनर्जी बाहर जा सकता है, या हो सकता है कि एनर्जी अंदर भी जा सकता है। मतलब एनर्जी ट्रांसफर यहां पर जीरो नहीं हो सकता। ओके, तो देखिए क्लोज सिस्टम में आपको दो चीज ध्यान में रखना है। किसी भी क्लोज सिस्टम में, और ए क्लोज्ड सिस्टम, हमें दो चीज ध्यान में रखना। पहला चीज, मास ट्रांसफर तो वहां पे जीरो होगा। दूसरा पॉइंट, एनर्जी ट्रांसफर वहां पे जीरो नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा? ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। हम आंसर भी यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या आंसर होगा। ठीक, बट थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक दो चीज और भी देखना चाहेंगे। आइए देखिए, अब आप मुझे बताइए, ये जो क्लोज सिस्टम है, इसमें ना तो मास अंदर आ सकता है, ना तो मास बाहर जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम के अंदर जो भी मास प्रेजेंट है वो कांस्टेंट है, वो मास चेंज नहीं हो रहा है। मतलब वो मास कंट्रोल में है। वो मास सिस्टम के अंदर जो मास प्रेजेंट है वो कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल में है। इसका मतलब यहाँ पे मास कांस्टेंट है। तो इसीलिए क्लोज्ड सिस्टम का दूसरा नाम भी है कंट्रोल मास सिस्टम। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है, कंट्रोल मास सिस्टम। बात समझ में आ रहा? तो इस सिस्टम को हम लोग कंट्रोल मास सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, तो यही था आपके क्लोज सिस्टम के बारे में। ओपन सिस्टम के बारे में यहाँ पर मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन शायद है ओपन सिस्टम का भी, उसमें हम लोग वहां पे देख लेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखिए क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब आइए ऑप्शन के थ्रू जाइए। कह रहा है मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री। कह रहा है कि क्लोज सिस्टम में मैटर, मैटर मतलब मास, मास अलाउड नहीं है बाउंड्री को क्रॉस करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। बट एनर्जी ट्रांसफर, बट एनर्जी ट्रांसफर डज अकर अक्रॉस द बाउंड्री। बट एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, यही तो हमने पढ़ा है अभी जस्ट। अभी तो जस्ट हमने यही पढ़ा है, यानी इसका भी आंसर क्या होगा? आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा। मैटर इज नॉट अलाउड टू क्रॉस द बाउंड्री बट एनर्जी ट्रांसफर डज अकर अक्रॉस द बाउंड्री। ओके,
आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन अब देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा, द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज, किसी भी सिस्टम का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। ठीक है, आइए देखिएगा। हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। आइए, आपसे किसी भी सिस्टम के प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है। बस ध्यान से आप मेरी मेरी बातों को सुनेंगे। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं हम लोग? आइए, किसी भी सिस्टम को जब हम स्पेसिफाई करेंगे, स्पेसिफाई मतलब जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा जो रूम है, अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं, सिस्टम क्यों मानेंगे? जब भी हमें किसी चीज पर, किसी चीज को स्टडी करना होता है तो उस रीजन को हम सिस्टम मान लेते हैं। तो मान लीजिए हमें इस रूम को स्टडी करना है। रूम को स्टडी करने का मतलब यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस है, तो यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस क्या है? हमारा एयर है। तो हमें एयर का स्टडी करना है। आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम बोल रहे हैं कि रूम का स्टडी करना है, इसका मतलब रूम के वॉल को स्टडी करना है, रूफ को करना है, और ये सब कुछ भी नहीं है। वहां पे जो वर्किंग सब्सटेंस मौजूद रहेगा उसका हमें स्टडी करना है। आइए, जब इसका हम स्टडी करेंगे तो आप इस एयर के में क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर हमने इसका स्टडी किया, इसका वॉल्यूम इतना है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका प्रेशर इतना है, यही सब वैल्यू आप बताएंगे वहां पे। तो आपने रूम को स्पेसिफाई कैसे किया, आपने सिस्टम को स्पेसिफाई कैसे किया? तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम के हेल्प से, प्रेशर के हेल्प से, टेम्परेचर के हेल्प से, डेंसिटी के हेल्प से, मतलब इन सारे चीजों के हेल्प से हमने सिस्टम को स्पेसिफाई किया। तो जिन जिन चीजों से आप सिस्टम को स्पेसिफाई कर रहे हैं उसी चीज को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और प्रॉपर्टी जनरली क्या होता है? मेजरेबल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं सोच लीजिएगा जो आप मेजर कर ही नहीं सकते हैं। ये मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मैंने आपको बोला प्रेशर, फिर मैंने आपको बोला वॉल्यूम, ये सभी मेजरेबल है, मेजरेबल होना चाहिए। टेम्परेचर, डेंसिटी, जैसे देखिए रूम को स्पेसिफाई हम एक दो तरीके से और भी कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पर स्मेल, स्मेल से भी उस सिस्टम के बारे में बता सकते हैं कि वहां पे कौन सा लिक्विड प्रेजेंट है या कौन सा गैस प्रेजेंट है। स्मेल के हेल्प से, टेस्ट के हेल्प से आप बता सकते हैं। बट क्या स्मेल और टेस्ट को हम प्रॉपर्टी कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उसे मेजर नहीं कर सकते। जिसे हम मेजर करेंगे उसी को हम प्रॉपर्टी कहेंगे। बहुत अच्छा, यहाँ पर आपने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी। ठीक, आइए तो चलिए हम लोग यहाँ पे किसी एक के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई एक प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, सपोज हम वॉल्यूम ले लेते हैं। ठीक है, आइए आइए, यहाँ पर सपोज हम वॉल्यूम एक्सिस ले रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एक प्रोसेस है जो कि 1 से 2 है। ये 1 है, ये 2 है। इस प्रोसेस का नाम हम दे देते हैं ए, और एक दूसरा प्रोसेस है प्रोसेस बी। ठीक है, आइए इस 1 पॉइंट का जो वॉल्यूम है, सपोज हम उसे 2 ले लेते हैं, 2 मीटर क्यूब। और 2 पॉइंट का जो वॉल्यूम है वो हम ले लेते हैं सपोज 8 मीटर क्यूब। ओके, बस अपने मन से ले रहे हैं। चलिए अब यदि हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो ए प्रोसेस के लिए, तो आप क्या लिखेंगे? ए प्रोसेस के लिए वॉल्यूम में चेंज कितना हुआ? तो ए प्रोसेस के लिए इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 2। फाइनल कितना है? 8। तो आप क्या लिखेंगे सर? 8 - 2 हो जाएगा, यानी दैट इज 6 मीटर। उसी तरह बी वाले प्रोसेस के लिए चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर सेम होगा, क्योंकि बी वाले प्रोसेस के लिए भी इनिशियल 2 ही है, फाइनल 8 है। तो 8 - 2 यानी 6 मीटर।
अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो अलग अलग पाथ है, दो अलग अलग प्रोसेस है, बट दोनों के लिए चेंज इन वॉल्यूम क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है। क्यों सेम मिल रहा है? तो आप बोलेंगे कि सर दोनों का एंड पॉइंट सेम है। दोनों का देखिए, दोनों ही प्रोसेस का एंड पॉइंट सेम है, और वॉल्यूम चेंज जो हम निकाल रहे हैं वो सिर्फ डिपेंड करेगा किस चीज के ऊपर? एंड पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। प्रोसेस चाहे कोई भी हो, अगर इस तरह का भी प्रोसेस होता तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अल्टीमेटली हमें फाइनल माइनस इनिशियल करना है, फाइनल पॉइंट का वॉल्यूम माइनस इनिशियल पॉइंट का वॉल्यूम। तो जो प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी हमेशा पॉइंट पे डिपेंड करता है, एंड पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्या है? प्रॉपर्टी है, और हमने उसी का चेंज निकाला है। तो इसका मतलब ये है, इसका कंक्लूजन ये है कि प्रॉपर्टी सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड करेगा, वो हमारा जो है पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए प्रॉपर्टी को हम लोग पॉइंट फंक्शन कहेंगे। प्रॉपर्टी को हम क्या कह देंगे? पॉइंट फंक्शन कह देंगे। बात समझ में आ रहा है? प्रॉपर्टी हमारा पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है। यही चीज आपसे देखिए पूछा जा रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनामिक सिस्टम इज, क्या होगा ये? ए पॉइंट फंक्शन। थर्मोडायनामिक सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या होता है जी? पॉइंट फंक्शन होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। ए थर्मोडायनामिक सिस्टम is referred to be an isolated system when there is transfer of gas across the system boundaries। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। मैंने बोला था आपको कि वहां पर हम लोग सिर्फ क्लोज सिस्टम के बारे में बात किए थे ना। आप देखिए, ओपन सिस्टम के बारे में हमने बात नहीं किया था, आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में भी हमने बात नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन में हमें आइसोलेटेड सिस्टम पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ओके, आइए, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है ना। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4, आइसोलेटेड सिस्टम। आइए, क्लोज सिस्टम में आपने तो देख ही लिया था, ठीक है। अब हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। मान लीजिए कि कोई सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर कोई सब्सटेंस है। तो सबसे पहली बात तो आप ये बोलेंगे कि सर ये तो आपने क्लोज सिस्टम बना दिया है, ठीक है। तो मास ट्रांसफर तो होगा नहीं जी, मास ट्रांसफर तो जीरो होगा, ना तो बाहर जाएगा ना तो अंदर आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो यहां भी एनर्जी ट्रांसफर होगा, लेकिन हमें उसे रोकना है, उसे आइसोलेट करना है। देखिए, आइसोलेट वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग स्टडी करते हैं तो आप लोग आपस में भी बात करते होंगे, ठीक है, कि मुझे आइसोलेट होना है। तो आइसोलेट किससे होना है? सराउंडिंग से। सराउंडिंग से आइसोलेट होना है, ठीक है। आसपास के चीजों से आइसोलेट होना है, मतलब उनसे किसी भी तरह का नाता नहीं रखना है, सबसे आइसोलेट हो जाना है, ठीक है। मतलब अपने आप में ही खो जाना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यानी ये जो सिस्टम है हमारा, इसे हमें आइसोलेट कर देना है, यानी सराउंडिंग से इसे किसी भी तरह का कनेक्शन इसके साथ ना हो। तो उसका एक उपाय है, आप क्या करेंगे, यहाँ तो एक ही चीज हो रहा है ना, एक ही चीज के द्वारा ये सराउंडिंग के साथ कॉन्टेक्ट में है। किस चीज के द्वारा? तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है दोनों के बीच में। तो हमें इसको रोक देना है। कैसे रोकेंगे? देखिए,
हम इसको एक बाहर से एक इंसुलेटिंग वाल से कवर कर देंगे। क्या कर देंगे जी? ये इंसुलेटिंग वाल है, इससे हम इसको कवर कर देंगे। जब कवर कर देंगे तब क्या होगा? इंसुलेटिंग वाल का क्या काम है? वो ना तो अंदर से एनर्जी को बाहर जाने देगा, ना तो बाहर से अंदर आने देगा। ठीक है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर वहां पे होगा ही नहीं। अब ऐसा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, ये सिस्टम क्या आइसोलेट हुआ है? बिल्कुल आइसोलेट हो गया है। अब इसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग से ये किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं रख रहा है। ना तो सराउंडिंग के साथ मास का ट्रांसफर हो रहा है, ना तो सराउंडिंग के साथ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो किसी भी तरह का कनेक्शन इसका नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? पहला पॉइंट, ना तो मास ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा। ओके, चलिए अब आप ऑप्शन में देखिए। तो यहां पर आपसे आइसोलेटेड सिस्टम बोला जा रहा था, तो इसमें क्या होगा? व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ, तो ना ही मास का ट्रांसफर होगा, ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या कह रहा है देखिए, ए कंट्रोल वॉल्यूम इज, आपसे पूछा जा रहा है कि कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, आइए, ये काफी आसान क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग उतना टाइम नहीं देंगे, काफी आसान है और आप आसानी से समझ भी जाएंगे। आइए देखिए, आइए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कंट्रोल वॉल्यूम पूछ रहा है। कंट्रोल वॉल्यूम, सबसे पहली बात, ये जो कंट्रोल वॉल्यूम का नाम है ना, ये किस सिस्टम के साथ लगेगा? तो ये ओपन सिस्टम के साथ यूज होता है, ओपन सिस्टम के साथ। और जिस तरह आप याद कीजिए, आपने क्लोज सिस्टम को कंट्रोल मास सिस्टम कहा था, उसी तरह ओपन सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम कहा जाता है। मतलब यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। कैसे? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कप है, कप में चाय रखा हुआ है। अब आइए, अब हमें देखना है कि ये चाय जो है ये कौन सा सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है? तो आप बोलेंगे सर ये तो ओपन है। ठीक है, ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है कि यहां से मास का ट्रांसफर होगा बाहर, मास का ट्रांसफर तो होगा, यानी मास ट्रांसफर जीरो नहीं होगा। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे मास ट्रांसफर कैसे होगा? तो बाबू जब चाय है तो थोड़ा सा नेग्लिजिबल मास, थोड़ा सा मास वेपर के फॉर्म में बाहर तो निकलेगा ना, वेपर के फॉर्म में। तो वही हो गया हमारा मास ट्रांसफर। तो मास ट्रांसफर यहाँ पे जीरो नहीं होगा। अब आते हैं एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर भी तो यहां से होगा जी, धीरे धीरे चाय हमारा ठंडा होता है ना, तो एनर्जी ट्रांसफर तो यहाँ पे होगा। ठीक है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर तो होगा। अब आइए, इसे कंट्रोल वॉल्यूम क्यों बोला गया है, उस चीज को समझिए। तो आप बताइए, यहां पर जो चाय रखा हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इस कप के लिए, इस कप के लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है। एक बार आप चाय पी लीजिए, दोबारा फिर से उसमें चाय डाल दीजिए तो उतना ही वॉल्यूम है। तीसरा बार फिर चाय डालिए, उतना ही वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है यहाँ पर। तो इसी रीजन को, जो रीजन मैंने व्हाइट डॉट से दिखाया है ना, उसी रीजन को हम लोग कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये कंट्रोल वॉल्यूम होता क्या है। तो आप क्या बोलेंगे कि ये स्पेस में ऐसा रीजन है जिस रीजन के अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। ऐसा रीजन इन स्पेस जिसके अक्रॉस एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। दूसरा चीज, अब एनर्जी ट्रांसफर दो टाइप का होगा। एनर्जी ट्रांसफर दो टाइप का होता है,
हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, इसी दोनों को हम लोग एनर्जी ट्रांसफर बोलते हैं। तो जब एनर्जी ट्रांसफर ही जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर भी जीरो नहीं होगा, वर्क ट्रांसफर भी जीरो नहीं होगा। तो आप यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि कंट्रोल वॉल्यूम स्पेस में एक ऐसा रीजन है जिसमें जिससे हीट एंड वर्क का ट्रांसफर आसानी से हो सकता है, बाउंड्री को क्रॉस कर सकता है। आइए यहां पर देखते हैं। तो अब आप यहां पर ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। देखिए लास्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, ए फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन। ठीक है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, यही आपका कंट्रोल वॉल्यूम हो गया। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच एस्पेक्ट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। मतलब कह रहा है कि इज नॉट ट्रू बोल रहा है। ठीक है, प्रॉपर्टी के बारे में कौन सा एस्पेक्ट जो है वो सही नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो चलिए, ये क्वेश्चन तो उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आइए देखिए यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट, एक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिस्क्राइब्स द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए। आइए, कह रहा है कि प्रॉपर्टी एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिस्टम के कंडीशन को डिस्क्राइब करेगा। अब सिस्टम के कंडीशन का मतलब क्या है, जैसे सिस्टम का कंडीशन बार बार चेंज होता है। पहले टेम्परेचर कुछ और होता है, जैसे आप रूम का एग्जांपल लीजिए, पहले टेम्परेचर कुछ और है, फिर 2-3 घंटे के बाद टेम्परेचर कुछ और हो गया, तो रूम का कंडीशन तो चेंज हो गया। तो उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, तो टेम्परेचर कर रहा है डिस्क्राइब। तो टेम्परेचर क्या है, प्रॉपर्टी है, यानी ये तो हमारा सही है। प्रॉपर्टी के बारे में जो ये सेंटेंस दे रहा है ये तो हमारा सही सेंटेंस है। आइए इसमें देखिए, इसमें क्या कह रहा है सेकंड में, ए वेरिएबल whose value depends upon the particular path in going from one state to another। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि प्रॉपर्टी एक वेरिएबल होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में पाथ पे डिपेंड करता है। क्या ऐसा होता है, मैंने जस्ट कुछ देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था। अगर ये हमारा प्रोसेस है, ये दूसरा प्रोसेस है, ठीक है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहाँ पे 1 और 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या यहाँ पर पाथ पे डिपेंड किया था, बिल्कुल भी नहीं, वो पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पे कौन सा सेंटेंस गलत है, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, यही यानी यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब आइए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एसेंशियली डिपेंडेंट ऑन। कह रहा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये किस पर डिपेंड करता है। तो आइए, अब यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखिए, प्रॉपर्टी का 2 टाइप होता है। एक आपका होगा इंटेंसिव और दूसरा होता है आपका एक्सटेंसिव। 2 टाइप का प्रॉपर्टी होगा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव। प्रॉपर्टी का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। आपको देखिए बस एक चीज ध्यान में रखना है, यहाँ पे आई एन लगा हुआ है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी
जो सिस्टम के मास से इंडिपेंडेंट हो, जो सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट हो। आई एन लगा हुआ है शुरू में, तो आई एन से क्या होता है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी सिस्टम का जो उसके साइज या मास से इंडिपेंडेंट हो। आप उसका मास कुछ भी कर दीजिए, सिस्टम का बढ़ा दीजिए घटा दीजिए, बट वो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। तो उसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्सटेंसिव क्या होगा, एक्सटेंसिव सिस्टम के मास पे डिपेंड करेगा, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी दिस डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होगा वो सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है। इसका एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। बताइए, वॉल्यूम क्या सिस्टम के साइज पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल। आप अगर सिस्टम का साइज हाफ कर देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा। अगर सिस्टम का साइज डबल कर देंगे तो सिस्टम का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, उसी तरह इंटेंसिव का एग्जाम्पल क्या होगा, टेम्परेचर सबसे पहले मान लीजिए, टेम्परेचर क्या होगा हमारा, इंटेंसिव होगा। आप रूम को दो भागों में बांट दीजिए, टेम्परेचर तो सेम रहेगा। बात समझ में आ रहा? तो आइए, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द सिस्टम, फर्स्ट ऑप्शन। आइए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम एक्सेप्ट। इसमें से बोला जा रहा है कि कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सेप्ट किसी एक को छोड़ के बाकी सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, चेक कर लेते हैं ऑप्शन के थ्रू। अभी जस्ट मैंने आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में बताया है। आइए, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो वहां पर आपको याद होगा विस्कोसिटी क्या होता है। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या है कि कोई भी अगर लिक्विड है या गैस है, तो लिक्विड या गैस के लिए जो फ्रिक्शनल लेवल होता है ना, इंटरनल फ्रिक्शन, उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। जैसे सॉलिड बॉडी के केस में आप फ्रिक्शन वर्ड यूज करते हैं, तो लिक्विड के केस में हम लोग विस्कोसिटी यूज करते हैं। तो हर एक लिक्विड का अलग अलग विस्कोसिटी होगा। ठीक है, अब वाटर हम चाहे एक बाल्टी लें या एक गिलास, उसका विस्कोसिटी तो सेम रहेगा। वो साइज पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना जी। ऐसा तो नहीं है कि एक ग्लास वाटर लेंगे तो उसका विस्कोसिटी कुछ और होगा, एक बाल्टी वाटर लेंगे तो उसका विस्कोसिटी कुछ और होगा, नहीं, सेम रहेगा। यानी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, टेम्परेचर, वो तो जस्ट मैंने बताया आपको, ये भी हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी, डेंसिटी, आइए, जैसे ये आपका रूम है, तो इस भाग में जो डेंसिटी होगा, मतलब एयर जितना घना होगा, उतना ही घना तो यहां पर भी होगा ना जी। हम्म, उतना ही घना तो उस तरफ भी होगा ना। मतलब डेंसिटी, आप रूम के साइज को आपने छोटा कर दिया, तो क्या डेंसिटी चेंज हुआ? नहीं, डेंसिटी तो उतना ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हैं, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सिस्टम के मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मास चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि पोटेंशियल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही आपसे पूछ रहा था, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए, 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, द कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। अब आपसे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है ये देखिए,
कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में शॉर्ट में लिख रहा हूं। आइए सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे गैस लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैस के लिए हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं, यानी पीवी इज इक्वल टू हम लोग एम आर टी, ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या वॉल्यूम को हम उस तरफ भेज दें, एम आर बाई वी इंटू टी। आइए, ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि देखिए मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, आर भी कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि वो टर्म तो कांस्टेंट है। इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो पहला पॉइंट, किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के लिए प्रेशर हमेशा टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। ठीक, बहुत अच्छी बात। एक और चीज यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि सर यहाँ पे गैस लिखा हुआ था और आपने आइडियल गैस एज्यूम कर लिया। बिल्कुल, हमने एज्यूम किया है, गैस लिखा हुआ था बट हमने उसको आइडियल गैस एज्यूम कर लिया है। बहुत अच्छी बात है। तो कोई भी गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा? तो आप ये याद रखिएगा, कोई भी अगर रियल गैस है, ठीक है, ये आइडियल गैस के तरह बिहेव कर सकता है कब? अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। अंडर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन। बात समझ में आ रहा? कोई भी अगर रियल गैस है तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्वेश्चन में आइए वापस, आप ऑप्शन को देखिए। सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, देखिए, एट लो प्रेशर, बिल्कुल, द टेम्परेचर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही हमने देखा था ना कि लो प्रेशर पे ही वो गैस रियल गैस की तरह बिहेव, सॉरी, लो प्रेशर पे ही वो रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। तो फिर हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और फिर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रेशर का। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब आइए इस क्वेश्चन में 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए। प्रेशर रीचेज ए वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। प्रेशर एब्सोल्यूट जीरो के बराबर कब हो? आइए, आइडियल गैस इक्वेशन हमारा क्या है? पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक, पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? एम आर बाई वी इंटू टी। प्रेशर हमें जीरो चाहिए, प्रेशर हमें जीरो चाहिए। तो ये कब जीरो होगा? तो जब ये टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो हो जाए। तो टेम्परेचर जीरो का मतलब क्या है? जीरो केल्विन। कैपिटल टी जहां भी रहता है वो केल्विन में होता है। तो टेम्परेचर जीरो केल्विन जब हो जाए तो प्रेशर का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अब आइए, जीरो केल्विन है यहां पर, बट ऑप्शन में देखिए -273 केल्विन है। ये ऑप्शन गलत हो गया। हाँ, अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस होता ना तब हम इसको टिक मार देते, क्योंकि जीरो केल्विन का मतलब ही है -273 डिग्री सेल्सियस, तब हम इसको टिक कर सकते थे, बट ये तो होगा नहीं। अब आइए, अब एक और चीज देखिए, कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक चीज ध्यान दीजिए, लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, व्हेन मॉलिक्यूलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिकम्स जीरो। मोमेंटम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, m इंटू भी इज इक्वल टू जीरो।
मोमेंटम तो यही होता है ना, एम इंटू भी। कह रहा है जब ये जीरो हो जाए। अब आप सोचिए, जब मोमेंटम जीरो हो जाए, ठीक है, एम इंटू भी जब जीरो हो जाए, इसका मतलब वहां पे ये है, ठीक है, कि मोमेंटम जीरो है, दैट मीन्स उस गैस के पार्टिकल्स के बीच में किसी भी तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा मोमेंटम के जीरो होने के कारण, तो वहां पर अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, प्रेशर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी आइडियल गैस का प्रेशर जीरो हो सकता है दो तरीके से। पहला, टेम्परेचर तो जीरो केल्विन होना चाहिए। दूसरा, जब उसका मोमेंटम जीरो हो जाए। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। एन आइडियल गैस at 27 डिग्री सेल्सियस is heated at constant pressure till the volume becomes 3 times। क्या कह रहा है देखिए, एक आइडियल गैस, तो पहले तो आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। मतलब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। उसका टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट, और कब तक उसको हीट किया जा रहा है, जब तक उसका वॉल्यूम 3 गुना ना हो जाए। तो बताइए टेम्परेचर ऑफ द गैस विल बी। आइए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन है। वॉल्यूम क्या हो गया है, 3 टाइम्स। इनिशियल वॉल्यूम सपोज भी है, फाइनल वॉल्यूम 3 भी, 3 भी। ओके, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। हमें इसको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 ऐड करना होगा, सो 300 केल्विन। ओके, और प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और आइडियल गैस भी है, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेंगे, पीवी इज इक्वल टू एम आर टी। ओके, सो भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम आर बाई पी इंटू। ये तो पूरा कांस्टेंट है जी, प्रेशर भी कांस्टेंट दे रखा है, मास भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, सो भी प्रोपोर्शनल टू टी। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी V2/V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2/T1। चलिए ठीक, V2 हमें मालूम है 3 भी, V1 भी है, T2 हमें निकालना है, और T1 कितना है, 300 केल्विन। ओके, V और V कैंसल आउट, तो T2 कितना हो गया, 900, 900 केल्विन। यानी फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, 900 केल्विन। और अगर इसको डिग्री सेल्सियस में लिखना है, तो 900 माइनस 273 कर दीजिए, यानी 627 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में 627, या केल्विन में 900। आइए आइए देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 627 डिग्री सेल्सियस इज द करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी। विच ऑफ these प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव, इनमें से कौन कौन एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है जी, जो मास पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, क्या प्रेशर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब फर्स्ट तो वन ऑप्शन तो होगा नहीं, तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया, एंड सी ऑप्शन भी कैंसल आउट हो गया। यहीं से आप पता कर सकते हैं, सो करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 और 4 होगा।
ठीक है, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। और वैसे आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, एनर्जी है, एनर्जी। सोचने की बात है, अगर कम मास होगा तो एनर्जी भी कम होगा, ज्यादा मास होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। मतलब एनर्जी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर आइए इंट्रॉपी। इंट्रॉपी क्या होता है, इंट्रॉपी ये होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा रैंडम है, किसी मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस कितना ज्यादा है। अब अगर सिस्टम के अंदर कम मॉलिक्यूल्स होगा तो उसका रैंडमनेस कम होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा, ज्यादा मास होगा तो रैंडमनेस भी ज्यादा होगा, एंट्रोपी भी ज्यादा होगा। मतलब ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ओपन सिस्टम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओपन सिस्टम मैंने आपको बता दिया है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके। ओपन सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें मास ट्रांसफर भी हो, एनर्जी ट्रांसफर भी, दोनों होना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ओपन सिस्टम। आइए सबसे पहले आप ये देखिए किसमें मास ट्रांसफर होता है। तो आप देख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, मास ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर भी होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। इसमें कोई से कौन सा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, पहला है प्रेशर, ये प्रॉपर्टी तो होता ही है। फिर आइए थर्मल कंडक्टिविटी, ये भी हमारा प्रॉपर्टी है, इसको मेजर कर सकते हैं। बट एक ऑप्शन है हीट। क्या हम हीट को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, हीट हमारा प्रॉपर्टी नहीं है। हीट को हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं, हीट को हम लोग पाथ फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, हीट हमारा प्रॉपर्टी नहीं होता है, हीट पाथ पे डिपेंड करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस अप्रोक्सीमेट्स द स्टीमिंग ऑफ फूड इन ए प्रेशर कुकर। आपसे बोला जा रहा है कि प्रेशर कुकर में जो हम लोग खाना पकाते हैं, ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, तो आप एक चीज गौर कीजिए। सपोज ये प्रेशर कुकर, इसमें खाना पक रहा है। आप सिंपली तरीके से ये सोचिए कि यहाँ पर जो प्रेशर काम कर रहा है वो हमेशा कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जी, हमेशा। यानी ये प्रेशर तो हमेशा कांस्टेंट होगा ना। यानी जब प्रेशर कुकर में खाना पक रहा होता है ना तो वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का ये एग्जांपल हुआ कि प्रेशर कुकर में खाना पक रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा था कि इसमें कौन सा प्रोसेस काम कर रहा होगा। तो आप बोलेंगे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं, उसी को हम लोग आइसोबारिक कहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आइए बहुत अच्छी बात है। चलिए, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हीट इंटरसेक्शन बिटवीन ए सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग्स। ठीक है, यहां पर देखिए क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करना होगा। ये इंटरसेक्शन नहीं है, ये इंटरेक्शन है। देयर इज लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे इंटरेक्शन होना चाहिए, हीट इंटरेक्शन। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट का इंटरेक्शन होगा वो क्या डिपेंड करता है। ठीक है, आइए अब आप देखिए सबसे पहली बात, ये हमारा सिस्टम है मान लीजिए, ये हमारा सराउंडिंग है। तो दोनों के बीच में जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा, एनर्जी का जो इंटरेक्शन हो रहा होगा, जो हो सकता है कि सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी जा रहा हो, या हो सकता है सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा हो। तो ये एनर्जी जो है ये क्या है, ये है एनर्जी इन ट्रांजिट। इसको हम एनर्जी इन ट्रांजिट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है।
बाकी आप कोई भी ऑप्शन देख लीजिए, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जैसे एक ऑप्शन कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, क्या हीट प्रॉपर्टी है? नहीं। हीट एंड वर्क दोनों ही आपका पाथ फंक्शन होता है। दोनों ही आपका पाथ फंक्शन होता है। बात समझ में आ रहा? तो ये प्रॉपर्टी तो होता नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आसान है, बस आप ऑप्शन के थ्रू जाइए। पहला ऑप्शन में क्या कह रहा है? टेम्परेचर इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये गलत। मास रिमेन्स सेम इन एन ओपन सिस्टम, जबकि ओपन सिस्टम में तो मास ट्रांसफर होता है। तो मास सेम कैसे होगा? मास सेम तो क्लोज सिस्टम में होता है, यानी ये भी गलत। अब देखिए, द सिस्टम बाउंड्रीज में एक्सपैंड और कोलैप्स। द इसमें क्या कह रहा है? सिस्टम बाउंड्री जो है एक्सपेंड हो सकता है या कोलैप्स भी हो सकता है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है सिस्टम बाउंड्री में एक्सपेंड और कोलैप्स। तो सिस्टम बाउंड्री कह रहा है फैल भी सकता है, कोलैप्स भी कर सकता है। बिल्कुल सही। या आप पहले लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए। एन आइसोलेटेड सिस्टम अलाउज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या एनर्जी एक्सचेंज होता है? कुछ भी नहीं होता है, ना तो मास ट्रांसफर ना तो एनर्जी ट्रांसफर। बट यहां कह रहा है कि अलाउ करता है, यानी ये भी आपका गलत है। तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सर थर्ड ऑप्शन सही है। लेकिन आइए थर्ड ऑप्शन को समझिए। कह रहा है सिस्टम बाउंड्री एक्सपैंड भी हो सकता है या कोलैप्स भी हो सकता है। आइए मैं इसके लिए आपको एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेता हूं। ये सपोज पिस्टन है। जब पिस्टन यहां पर है, जब पिस्टन उस पोजीशन पर है, तो उस टाइम बाउंड्री ये हो गया, ये बाउंड्री हो गया ना जी, ये बाउंड्री हो गया, ठीक है। अब पिस्टन मान लीजिए यहां पे आ गया। सपोज पिस्टन यहां पे आ गया, पिस्टन तो मूव करेगा ना। पिस्टन यहां पे आ गया। अब अब यहाँ पे बाउंड्री कौन सा हुआ बताइए तो। अब आप बोलेंगे सर अब तो बाउंड्री सिर्फ ये है, बाउंड्री तो सिर्फ ये है, यानी बाउंड्री क्या हो गया है? कोलैप्स कर गया है। उसी तरह पिस्टन अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो बाउंड्री एक्सपेंड करेगा, यानी ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको जीरोथ लॉ के बारे में पूछा जा रहा है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट्स दैट। आइए मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18। जीरोथ लॉ क्या होता है देखिए। इसका कहना है इफ, अगर एक बॉडी है ए, अगर ये बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मैं भी आपको मतलब बताऊंगा। सपोज ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, एंड ये बॉडी बी जो है, ये बॉडी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो ये कहा गया, इसका मतलब है देन बॉडी ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। बॉडी ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। चलिए अब थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया है, इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में है, दो बॉडी आपस में मान लीजिए कांटेक्ट में है। एक बॉडी ए, एक बॉडी बी। हो सकता है कि पहले ए का टेम्परेचर ज्यादा हो, बी का कम हो, लेकिन जैसे ही दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तो दोनों में हीट ट्रांसफर होगा, हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में, ठीक है। कब तक हीट ट्रांसफर होते रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, क्या अब उसके बाद हीट ट्रांसफर होगा? नहीं।
टेम्परेचर जैसे ही सेम होगा तो हम बोल देंगे कि ये दोनों बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया है। ठीक है, इसी का मतलब होता है आपको सॉरी थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ में यही कहा गया कि अगर एक बॉडी ए है, वो अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी किसी तीसरे बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका साफ मतलब है कि ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब आप यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ऑप्शन ऊपर भी है। हाँ, देखिए क्या कह रहा है, व्हेन टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ए थर्ड सिस्टम, दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ये बोल रहा है। और इधर जो 3 ऑप्शन था वो भी चेक कर लीजिए एक बार, क्या कह रहा है। टू सिस्टम्स नॉट इन, इसको छोड़ दीजिए। इफ if two systems are in thermal equilibrium, then the third system will also be in thermal equilibrium, ठीक है। एंड नो टू, छोड़िए, मतलब यहाँ पे सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में देखना है अच्छे से। सेकेंड में कह रहा है कि दो सिस्टम अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो तीसरा सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। और लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है कि यदि दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है तीसरे के साथ, दे आर इन, हाँ बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको जीरोथ लॉ बताया है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, ठीक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डैश ऑफ मेजरमेंट, मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस चीज का मेजरमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कि जीरोथ लॉ तो थर्मल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, मतलब यहाँ तो टेम्परेचर का मेजरमेंट होगा। आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। प्रेशर, क्या प्रेशर मेजर करेगा? हीट एक्सचेंज है, क्या वो हीट एक्सचेंज मेजर करेगा? फिर एक वर्क है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो काफी आसान हो गया, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, यानी जीरोथ लॉ टेम्परेचर को मेजर्ड करेगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मूव करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू ब्लॉक्स which are at different states are brought into contact with each other and allowed to reach a final state of thermal equilibrium। बिल्कुल जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, दो ब्लॉक दोनों अलग अलग कंडीशन में है, दोनों को हम लोग कांटेक्ट में लाए और दोनों को फाइनल फाइनल स्टेट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में अलाउ किया, मतलब दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर होगा। दोनों के बीच में हो सकता है कि 1 से 2 में हो या 2 से 1 में हो, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां से लोअर टेम्परेचर में हीट का ट्रांसफर होगा। तब जो फाइनल टेम्परेचर मिलेगा वो हम किस लॉ के अकॉर्डिंग बताएंगे। तो अभी जस्ट आपने देखा कि जब भी कोई दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में हो तो फिर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा। और वो ये बेसिस जो है ये किसके अकॉर्डिंग है, जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रहा है। अभी जस्ट आपने 3 क्वेश्चन लगातार जीरोथ लॉ का ही देखा है आपने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरोथ लॉ। बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ओके, गैसियस एयर, फिर कह रहा है मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड लिक्विड वाटर, एंड तीसरा है मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड ऑयल। फिर कह रहा है विच ऑफ दीज आर नॉट ट्रीटेड एज प्योर सब्सटेंस, इसमें से किसे हम प्योर सब्सटेंस ट्रीट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। इसमें हम किसे प्योर सब्सटेंस, नॉट ट्रीटेड एज प्योर सब्सटेंस। आइए सबसे पहले यहां पर आप देखिए, ठीक है, एक गैसियस एयर है और एक मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड लिक्विड वाटर है। फिर तीसरा है मिक्सचर ऑफ गैसियस एयर एंड लिक्विड ऑयल। ठीक है, देखिए गैसियस एयर तो हमारा प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस, बट ये दोनों हमारा प्योर सब्सटेंस नहीं है, नॉट प्योर सब्सटेंस। अब आप बोलेंगे सर ये आप कैसे बोल सकते हैं, तो चलिए, प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं।
प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसका केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब पूरे, अगर सिस्टम में, पूरे सिस्टम में उसका केमिकल कंपोजिशन कहीं पर भी देखेंगे तो सेम होना चाहिए। फिर केमिकल बॉन्डिंग, ये भी सेम होना चाहिए। अब आप ही सोचिए, अगर किसी एक सिस्टम में गैसियस एयर प्रेजेंट है और लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, तो एयर, एयर का कंपोजिशन कुछ और होता है, वाटर, उसका कंपोजिशन कुछ और है, वाटर का H2O, बट एयर में तो आपका नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत सारे गैसेज हैं, इनर्ट गैसेज भी हैं, तो कंपोजिशन अलग अलग हो गया, तो ये तो प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। उसी तरह गैसियस एयर एंड ऑयल, फिर वही चीज, ऑयल का कंपोजिशन कुछ और, एयर का कंपोजिशन कुछ और, तो मतलब ये भी प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। बट गैसियस, सिर्फ गैसियस एयर है, सिर्फ एयर है, तो एयर में कहीं पर भी आप देखिए, जैसे इस रूम में एयर है, कहीं पर भी हम अगर देखेंगे तो कंपोजिशन तो सेम रहता है। ऐसा तो नहीं है कि रूम में किसी एक जगह पर नाइट्रोजन ज्यादा है या हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, और किसी एक जगह में नाइट्रोजन कम है, ऐसा तो नहीं है, कंपोजिशन तो हर जगह सेम रहता है। तो गैसियस एयर को हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। बात समझ में आ रहा? तो आपसे पूछ रहा था कौन सा प्योर सब्सटेंस नहीं है, तो 2 और 3, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ओके, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से। आइए, अब यहां से देखिए, ठीक है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आइए पढ़िए क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए परफेक्ट गैस। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सा वेरिएबल परफेक्ट गैस के प्रॉपर्टी को कंट्रोल करता है। आइए, सबसे पहले परफेक्ट गैस का मतलब क्या होता है, परफेक्ट गैस होता क्या है, तो देखिए, परफेक्ट गैस ये आइडियल गैस का टाइप होता है। बेसिकली ये आइडियल गैस ही होता है। आइडियल गैस का दो टाइप होगा, एक परफेक्ट गैस और एक सेमी परफेक्ट गैस। एक सेमी परफेक्ट गैस, ठीक है। आइडियल गैस का दो टाइप, यानी परफेक्ट गैस हमारा एक तरह का आइडियल गैस। और यहाँ पर आइडियल गैस के बारे में ही बात कर रहा है कि आइडियल गैस की प्रॉपर्टी को कौन कौन सा वेरिएबल कंट्रोल करता है, ठीक है। आइडियल गैस का इक्वेशन आप पढ़ते हैं ना, पीवी इज इक्वल टू MRT। अब आप ही सोचिए, आइडियल गैस के प्रॉपर्टी को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है। पहला, प्रेशर कंट्रोल कर रहा है, वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहा है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा है। तो तीनों का तीनों, मतलब यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। बात समझ में आ रहा? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आइए इस क्वेश्चन को पढ़िए। द डेफिनेशन ऑफ 1 केल्विन एज पर द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड टेम्परेचर स्केल इज। 1 केल्विन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, आइए इसको थोड़ा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 23। आइए देखिएगा, 1 केल्विन है, बहुत अच्छा, ठीक। सबसे पहले देखिए, एक टेम्परेचर होता है जिसे हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ट्रिपल पॉइंट, पहले इसको थोड़ा समझ लीजिए। ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है ऐसा टेम्परेचर, दैट टेम्परेचर, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। दैट टेम्परेचर वेयर all the three phases, all the three phases of substance are present। ऐसा टेम्परेचर जहां पे तीनों सब्सटेंस का तीनों फेज प्रेजेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें तो वहां पे वाटर भी होगा, आइस भी होगा एंड वेपर भी होगा। तीनों फेज, तीनों फेज होना चाहिए। तो ऐसा किस टेम्परेचर पे होगा, तो ये 0.01 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है।
अगर आप सिस्टम का किसी बर्तन में क्लोज्ड कंटेनर लीजिए, अगर उसमें वाटर डाल दीजिए, अगर उसका टेम्परेचर आप 0.01 कर देंगे ना डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे कि अंदर में वाटर भी हो जाएगा, वाटर तो रहेगा ही, आइस भी हो जाएगा, वेपर भी हो जाएगा, तो तीनों फेज प्रेजेंट रहेगा, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों फेज। तो इसी टेम्परेचर को हम ट्रिपल पॉइंट कहते हैं। ये हो गया TTP, मतलब ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक, इसका वैल्यू 0.01 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम लोग 273.15 ऐड करते हैं, तब वो केल्विन में आ जाएगा। तो कितना हो गया ये? 273.16 केल्विन, यानी ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर इज इक्वल टू 273.16 केल्विन। तो यहां से केल्विन बराबर क्या होगा? सो 1 केल्विन इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को हम क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 273.16, यानी 1 केल्विन क्या हो गया? ये हो गया 1/273.16 टाइम ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। बात समझ में आ रहा है? यानी 1 केल्विन क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर का 1/273.16 टाइम होता है। बात समझ में आ रहा? आइए ऑप्शन के थ्रू अब जाते हैं। देखिए, डायरेक्ट आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा, 1 केल्विन क्या है? 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। सो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आइए, अब आपसे क्या पूछ रहा, हीट एंड वर्क आर, ये तो आपको मैंने बताया ही था कुछ देर पहले कि हीट और वर्क दोनों क्या होता है? पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन का मतलब क्या है? वो पाथ पे डिपेंड करेगा, पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होता है, प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन होगा। लेकिन पाथ फंक्शन क्या होता है? पाथ फंक्शन आपका हीट एंड वर्क होगा। हीट एंड वर्क को हम लोग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं, हीट एंड वर्क को हम पाथ फंक्शन कहते हैं। ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं डिपेंड्स ऑन पाथ, नॉट ऑन ए पॉइंट। ये पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। बात समझ में आ रहा? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात समझ में आ गया? चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, जिसको हम सी से डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फेज पी से डिनोट कर रहे हैं, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ आर रिलेटेड बाय गिव्स फेज रूल एच। आपको एक रिलेशन पूछा जा रहा है, बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला में आपको रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक, आइए देखते हैं 25th नंबर। आपसे गिव्स फेज रूल पूछा जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहां से एक क्वेश्चन तो पक्का रहेगा। गिव्स फेज रूल, इसमें क्या कहा गया वो देखिए। इसका इक्वेशन क्या होता है? P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, ये इक्वेशन होता है। P यहां पर क्या है? नंबर ऑफ फेज, कितना फेज प्रेजेंट है वो। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। C क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, आइए मैं एक एग्जांपल के हेल्प से आपको बताता हूं, और यहां पर पूछता क्या है वो भी देखिए। मान लीजिए एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर आइस है एंड वाटर है। ठीक है, चलिए अब इस सिस्टम का हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ पे कितना फेज प्रेजेंट है। तो आप बोलेंगे सर दो फेज प्रेजेंट है, एक सॉलिड फेज, एक लिक्विड फेज, दो फेज। कंपोनेंट यहाँ पे कितना है? नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना है यहाँ पे? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंपोनेंट तो सिर्फ एक ही है, कंपोनेंट सिर्फ यहाँ पे एक ही है, वाटर। बात समझ में आ रहा है? वाटर का ही ना फेज चेंज हुआ है, और वो आइस में कन्वर्ट हुआ है, दोनों तो एक ही चीज है, तो कंपोनेंट एक ही है। ओके, तो अब आपको गिव्स फेज रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो आप जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। सो यहां से देखिए,
सो P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस टू होता है ना, तो P का वैल्यू 2 प्लस एफ और C का वैल्यू 1 है प्लस 2। तो यहां से देखिए F का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसल आउट, F का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम के लिए 1 हो जाएगा। तो गिब्स फेज रूल से इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है गिब्स फेज रूल का यही फॉर्मूला होता है, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस टू। तो आइए यहाँ पे देखिए गिब्स फेज रूल हमारा क्या है, P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस टू। अब देखिए तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, आइए ये वाला ऑप्शन P प्लस एफ इज इक्वल टू C, उस तरफ जाएगा तो C प्लस टू हो जाएगा ना जी। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। तो देखिए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो चुका है एंड आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर दूसरे टॉपिक का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए माय डियर आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।